So here we are going to start our third chapter. Our chapter name is Indian Constitution. So first of all, what is Constitution? So here is its definition. A systematic compilation of set of rules to run government of a country is known as the Constitution of the country. सिस्टमेटिक कॉम्पिलेशन मीन्स कि जो अलग अलग लॉज का जो एक सेट है, जो रूल्स है, जिसकी वजह से एक देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई गवर्नर द्वारा चलता है, उसको हम नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन रिटन और अनरिटन फॉर्म. अवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रीमेबल. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रीमेबल से स्टार्ट होता है. प्रीमेबल मीन्स अ वन टाइप ऑफ ब्लू प्रिंट और अ प्रिलिमिनरी. No country can function smoothly without a constitution which finally weaves the ethos and ideals of a country. कोई भी देश कॉन्स्टिट्यूशन के बिना परफॉर्म नहीं कर सकती, या फिर उसके जो आइडियल्स है या फिर जो एथोस है, जो व्यूज़ है, वो उसको दिखा भी नहीं सकता, फुलफिल नहीं कर सकता. The constitution of a country is the statement of its national goals and aims like democracy, socialism, secularism, national unity, etc. किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके देश के कुछ गोल्स या फिर एम्स को दिखाता है, जैसे कि डेमोक्रेसी मीन्स कि ऐसा देश जो लोगों के द्वारा चलता हो. सोशलिज्म मीन्स कि सबको साथ में लेके चलना. सेक्युलरिज्म मीन्स कि अलग अलग धर्मों को एक मान के चलना. एंड नेशनल यूनिटी मीन्स कि एक ग्रुप में बने रहना. अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन अ रिटन और अनरिटन फॉर्म. इट इज़ फेम बाय नेशनल एंड स्कॉलर लीडर्स ऑफ ए कंट्री. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे अलग अलग स्कॉलर या फिर लीडर्स के द्वारा बना हुआ है. मैनी ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच वीव्स अवर आइडियाज़. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे वेव्स और हमारे जो आइडियाज़ है वो लिखे गए हैं. द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड जुडिशरी एज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के टाइप्स, कौन से लॉज बनेगी या फिर जुडिशरी कैसे परफॉर्म करेगी, वो सब कुछ डिसाइड होता है. नाउ व्हाट इज हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अ टोटल ऑफ 389 मेंबर्स फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी विच इंक्लूडेड 30 मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 389 मेंबर्स के सपोर्ट से बना गया है, जिसमें कम से कम 30 जितने अलग अलग शेड्यूल कास्ट है. फ्रैंक एंथोनी रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियंस एंड द HP मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है वो फ्रैंक एंथोनी द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, और उसमें जो एंग्लो इंडियंस है वो HP मोदी द्वारा पारसी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी को रिप्रेजेंट किया गया है. स्कॉलर एंड लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी में अलग अलग लीडर्स भी थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, सरदार बलदेव सिंह थे, etc. और कुछ स्कॉलर्स भी थे, जैसे कि अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR आम्बेडकर वे आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी. ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के नाम से डॉक्टर BR आम्बेडकर भी काफ़ी फेमस है. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट कमिटी. अ ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज फॉर्म टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के जो ड्राफ्ट कमिटी है उसके मेन प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर BR आम्बेडकर. और ये जो पूरी कमिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन वो डॉक्टर BR आम्बेडकर के द्वारा चलाई गई थी, हेडेड की गई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टार्टेड वर्किंग ऑन 9 दिसंबर 1946. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 9 दिसंबर 1946 को उसका जो काम था वो स्टार्ट हुआ था. द मेंबर्स मेड 166 मीटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, 11 months एंड 18 days. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको पूरा होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जिसमें इस टाइम के दौरान 166 जितनी मीटिंग अरेंज की गई थी. ड्यूरिंग दिस डेज द कॉन्स्टिट्यूशन was passed on 26 November 1949 and implemented on 26 January 1950. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इम्प्लीमेंट मतलब कि लोगों को
26 जनवरी 1950 के दिन को अपलोड किया था, इम्प्लीमेंट किया था या फिर लोगों को एनफोर्स किया था। इंडिया बिकेम रिपब्लिक फ्रॉम दैट डे, और इस दिन इंडिया रिपब्लिक पूरी तरह से बना। हियर इज सेलियंट फीचर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो मेन पॉइंट्स है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रूल, सेक्युलरिज्म एंड रिपब्लिक। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन डीपली, in which first one is democratic rule. India has adopted the democratic system of government. इंडिया ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया है। इट मीन्स कि हमारा जो देश है वो लोगों के द्वारा चलता है। अगर लोग वोट दे तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनती है, तैयार होती है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years। हमारा जो इलेक्शन है वो हर 5 साल के बाद होता है। Citizens above the age of 18 are eligible to cast their vote। अगर किसी की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो तो वो पर्सन वोट दे सकता है, वो एलिजिबल माना जाता है। वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, और इलेक्शन के बिना हम डेमोक्रेसी स्टेट इमेजिन नहीं कर सकते। पीपल आर ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में लोग वोट करके अपनी जो रोल है, अपनी जो इम्पोर्टेंट कास्ट है वो अदा करते हैं, रोल परफॉर्म करते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंस्टेंट एन इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज और हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर। कोई भी पर्सन कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी कास्ट या फिर जेंडर बिलोंग करता हो, लेकिन वो अपने हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें जो इलेक्शन है उसमें वो कांस्टेंट कर सकता है, वो इरिस्पेक्टिव परफॉर्म कर सकता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल ऑफ 5 years, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है वो 5 साल के लिए वहाँ पे काम कर सकता है। एवरी सिटीजन इंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट। जो भी पर्सन है, जो भी सिटीजन है, वो अपने हिसाब से कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है, और उसके अलावा उसको वहाँ पे बोलने की, सोचने की और जो सोचा है उसको एक्सप्रेशन करने की फ्रीडम दी गई है। नाउ सेकंड वन इज सेक्युलरिज्म। A secular nation means that the government does not conform to the norms of any particular religion in its system of governance। सेक्युलर नेशन मीन्स कि ऐसा देश जहाँ पे अलग अलग धर्म हो। अभी ऐसे देश में कोई स्पेसिफिक कोई एक रिलीजन को लेकर कोई नॉर्म्स, मतलब कि कोई रूल्स नहीं बनाए गए हैं या फिर कोई गवर्नेंस नहीं बनाई गई है, लेकिन ऐसी गवर्नेंस बनाई जाती है जहाँ पर जो नॉर्म्स है वो सबके लिए सेम होंगे। सिटीजन आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन। यहाँ पे लोगों को उसके धर्म से या फिर फेथ्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। एवरी सिटीजन एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। यहाँ पे हर एक पर्सन को राइट मिला है और उसको कौन से धर्म को फॉलो करना है, कौन से धर्म को प्रोपोगेट करना है, उसकी चॉइस उसको दी गई है। नाउ थर्ड वन इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रिएट होती है। We have adopted a democratic republic system of government, which means that power are not limited in the hands of a few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion or gender. रिपब्लिक मीन्स कि जहाँ पर जो पावर्स है वो पर्टिकुलर कोई एक इंसान के पास नहीं है, लेकिन अलग अलग सिटीजन में वो इरिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, फिर वो कोई भी कास्ट, क्लास, रिलीजन या फिर जेंडर का क्यों न हो। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। हमारे देश में लोगों को राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल मीन्स कि उसके जो प्राइमरी जो हक है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया that was adopted on the 26th of November in the year 1949 but was put in use of on the 26 January 1950। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि ऐसे राइट्स जो इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने ऑलरेडी आगे देखा कि 26 नवंबर को तैयार हुआ था, मतलब कि पास हुआ था, लेकिन उसको
यूज में रखा गया 26 जनवरी 1950 को। इट मीन्स कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड ऑन 26 January 1950 and our constitution passed on 26 November in the year 1949. The fundamental rights of Indian citizens guarantee that the residents of the land can be lead a peaceful life. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे इंडियन सिटीजनशिप को गारंटी देते हैं कि जब तक वो इंडिया में एज ए रेसिडेंट रहते हैं तब तक वो पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे इनहेबिट इन द कंट्री. The individual fundamental rights of Indian citizens are most of the time similar in all democratic countries. जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहाँ पर जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं. Now these are the fundamental rights which were provided by our constitution to the citizens. First one is equality before the law. जो भी लॉ इम्प्लीमेंट होगा वहाँ पर सबको इक्वलिटी दिए गए होंगे, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, लेकिन सबको सेम रूल फॉलो करना होगा, सेम लॉज को अपनाना है. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसको कौन सा धर्म फॉलो करना है वहाँ पे उसको चॉइस दी गई है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, जो भी असेंबली डिपार्टमेंट क्रिएट होगा या फिर जो एसोसिएशन बनेगा वहाँ पर लोगों को फ्रीडम दी गई है, कहीं ना कहीं इक्वलिटी दी गई है और पीसफुल असेंबली भी प्रोवाइडेड है. फोर्थ वन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो भी इंसान सोचता है या फिर बोलता है वहाँ पे उसको फ्रीडम दी गई है और जो भी सोचना है उसको कैसे एक्सप्रेस करना है वहाँ पे उसको फ्रीडम है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडाइज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, हमारे जो सिविल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी रिमेडाइज मतलब कि अगर चेंजेस लाने की ज़रूरत हो तो वो वहाँ पर हमको हक दिए गए हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं या फिर रिमेडाइज ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं हमारे सिविल राइट्स के लिए. सो हियर आवर थर्ड चैप्टर इज कंप्लीटेड.